नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीएससी क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ऐसे सवाल कराने वाला हूं जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि एक भी सवाल मिस किया तो बाद बाद में पछताना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण सवाल लिखा गया है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ऑप्शन ए में लिखा गया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सूर्य वर्मा द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया समुद्रगुप्त ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया हर्षवर्धन ने। दोस्तों, इस लेक्चर में अगर आप पूरा इस लेक्चर का अगर आप पूरा देख लीजिएगा ना, पूरा शुरू से अंत बिना स्किप किए हुए, तो आपको एग्जाम में इस चैप्टर से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस लेक्चर में हमने पूरा ऑल वीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी क्वेश्चन को लिया गया है ये लेक्चर में, ठीक है। मतलब अंकुर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाए, ठीक है, सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट को तरफ। लिखा गया है सेकेंड नंबर में, बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्तरी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया दक्षिणी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कंबोडिया में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया हनोई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सेकंड नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण वियतनाम में। ओके, जिसका सही है वो लाइक कर दो। क्या आपने सही जवाब दिया? कमेंट में यस या नो लिखो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया थर्ड नंबर में, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1975 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1976 ईस्वी में। तो जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? ओके, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ओके, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 1975 ईस्वी में। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। ऐसे कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और एक बात, इस चैनल पर हर रोज वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th और क्लास 12th के हर स्ट्रीम को के लिए मतलब अपलोड होता है। ओके, तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा है फोर्थ नंबर में, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया जापान का आत्मसमर्पण। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है और अमेरिकी का आत्मसमर्पण। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया वियतनाम की स्वतंत्रता। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है जर्मनी का एकीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, जापान का आत्मसमर्पण सही आंसर हो जाएगा। ओके, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो जापान का आत्मसमर्पण हो जाएगा सही आंसर। अब अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखना। ओके, इसका सही मतलब इसका आंसर 3 सेकंड में जवाब सोचो, ठीक है। कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। लिखा मतलब फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ओके, मतलब फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा 1802 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा 1883 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1887 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 5 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, 1887 ईस्वी में सही आंसर हो जाएगा। मतलब फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1887 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अभी अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। 90+ लाना है तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलते हैं इसको तब। लिखा गया है 6 नंबर में, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अमेरिका का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया फ्रांस का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया इंग्लैंड का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है जापान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है,
फ्रांस का सही आंसर हो जाएगा। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का उपनिवेश था, ठीक है, इंडो चाइना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 7 नंबर में, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मसीहा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है क्रांतिकारी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा पथ प्रदर्शक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 7 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है, पथ प्रदर्शक हो जाएगा सही आंसर। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पथ प्रदर्शक है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना, ये चैप्टर छोटा जरूर है लेकिन यहीं से एग्जाम में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए हर सवाल को अच्छे से समझो, ठीक है। चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है ए हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लाओस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा कंबोडिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया वियतनाम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा उपयुक्त तीनों देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त तीनों देश से, लाओस से भी, कंबोडिया से भी, वियतनाम से भी, मतलब इनमें से सभी से, ठीक है। तो हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती है? तो इनमें से सभी से होकर गुजरती है, ठीक है। ओके, अब जो सवाल आने वाला है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मिस मत करना। लिखा गया है 9 नंबर में, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया जॉर्ज बुश, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया एफ डी रूजवेल्ट, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया आर निक्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 9 नंबर का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ठीक है, आर निक्सन के समय। ओके, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? तो आर निक्सन के समय में हुआ था, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 10 नंबर में, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया आया है, ठीक है, पूछा गया है। जो मतलब ये क्वेश्चन है BSCB का फेवरेट है, समझ लीजिए, ऐसा समझिए, ठीक है। लिखा गया है वियतनाम का एकीकरण हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1980 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 1979 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 1975 ईस्वी में। जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में अभी आंसर लिखो, देखते हैं कौन जीनियस है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 नंबर का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ठीक है, 1975 में। ओके, वियतनाम का एकीकरण हुआ तो 1975 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है, क्या आपने सही जवाब दिया है? कमेंट में यस या नो लिखिएगा, ठीक है। ये सवाल एग्जाम में रिपीट हो सकता है, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन। लिखा गया है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया विद्यार्थियों को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा सैनिकों को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया फ्रांसीसियों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया चीन नागरिकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 11 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है, फ्रांसीसी नागरिकों को। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो फ्रांसीसी नागरिकों को ना हिंद चीन में कोलोन कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए जितना भी क्वेश्चन है ना इसमें इस सिलेक्शन में पूरा इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लीजिए। अगर पूरा कर लीजिएगा ना तो आपको एग्जाम में नहीं दिक्कत होगा, समझ, सिंपल बात, 100% गारंटी है, ठीक है। चलते नेक्स्ट को तरफ। लिखा गया 12 नंबर में, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा 1944 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा 1945 ईस्वी में, 45 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, 1945 ईस्वी में हो जाएगा सही आंसर। अब वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना, गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1945 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। क्या आपने सही जवाब दिया? कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। लिखा गया है 13 नंबर में, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दुफाइल बो चाउ, फान बोई चाउ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है फाम चू मिंट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है
न्यू मेन आई कॉन्ग, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है लियांग किचाओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, न्यू मेन आई कॉन्ग हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से मतलब खुद से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन को ना वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए और इसका आंसर सोचिए क्या होगा इसका सही आंसर। लिखा गया माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। ठीक है, अब माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लाओस में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया दक्षिणी वियतनाम में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उत्तरी वियतनाम में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कंबोडिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी वियतनाम में। ओके, तो माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी, तो दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। ठीक है, चलते अब देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं इस क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं कितना विद्यार्थी सही आंसर देते हैं। लिखा गया माइली गौ हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। माइली गौ हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया चीन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जापान, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा सही आंसर। ओके, जो ये सवाल सही करेगा वही टॉपर बनेगा। ये क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट सही कर लिया ना, वो समझ लिए अपने आप को एक टॉपर है। ठीक है, एग्जाम में पक्का फाड़ेगा वो विद्यार्थी। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 16 नंबर में स्कॉलर्स स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1868 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1867 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में सी में लिखा गया है 1869 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1870 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ए हो जाएगा। ठीक है, 1868 ईस्वी में हो जाएगा सही आंसर। स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ, तो 1868 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये सवाल अगर आपने गलत किया तो थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अब मजा आएगा अगर अगला सवाल लेवल अप है। ठीक है, लिखा गया है 17 नंबर में अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ये जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, अंकोर वाट वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वियतनाम में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लाओस में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कंबोडिया में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया थाईलैंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, कंबोडिया में सही आंसर हो जाएगा। अंको अंक कोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 18 नंबर में कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीट हुआ है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में। ठीक है, इसलिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब डबल स्टार मान लीजिएगा। ओके, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है हनोई में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नोम पेन में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बैंकॉक में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ओटावा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, ना नोम पेन में सही आंसर हो जाएगा। ओके, ना कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो नोम पेन में सही आंसर हो जाएगा सही। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 19 नंबर में सिंगापुर कब आजाद हुआ। सिंगापुर कब आजाद हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1955 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1960 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1962 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1965 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 19 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, 1965 ईस्वी में सही आंसर हो जाएगा। ओके, और सिंगापुर कब आजाद हुआ, तो 1965 ईस्वी में आजाद हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 20 नंबर में लिखा गया हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अगर हाँ एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट हम आपको बहुत जल्दी जल्दी लाते रहेंगे, और वो भी क्लास 10 और 12 के छात्रों के लिए मतलब। ठीक है, लिखा गया हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अंग्रेज अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पुर्तगाली, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया डच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो
पुर्तगाली सही आंसर हो जाएगा। ओके, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली जी थे। ओके, तो दोस्तों आज आपने हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लिए। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया है तो समझ लो आपका ये चैप्टर पूरी तरह मजबूत हो गया। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऑब्जेक्टिव बाय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।